एक गांव में अनामिका नाम की एक गर्भवती महिला थी। अनामिका की बेटी का नाम था राखी। अनामिका के पति रमेश गोडाउन में काम करता था, सामान ढोने का। अनामिका की सासू माँ बहुत ही लड़ाकिन किस्म की थी। क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, इसीलिए वो कोई काम नहीं करती थी। अनामिका भी कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सासू माँ काम काज करे। बच्ची का देखभाल करना, साथ ही पेट के अंदर के बच्चे का देखभाल करना, सासू माँ का देखभाल करना अनामिका के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तभी एक दिन, अनामिका, खाना दो जल्दी। राखी सो गई क्या? हाँ जी, राखी माँ जी के साथ ही सो गई। माँ जी का भी खाना हो गया था। तुम खाई हो? अभी तक नहीं जी, आपके घर आने का इंतजार कर रही थी। कितनी बार कहा है अनामिका, तुम अब कोई साधारण इंसान नहीं हो। खुद मत खाओ, पर पेट के अंदर के बच्चे के लिए तो खाना खा लो। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? एक बार तुम सोच कर देखो। ठीक है जी, अब से ऐसा नहीं करूँगी। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ जी, 7 महीना चढ़ गया है। माँ के घर जाने पे आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है। अगर तुम वहाँ गई तो 2 वक्त का खाना भी तुम्हें ठीक से नहीं मिलेगा। यहाँ रहोगी तो तुम्हें 3 वक्त का खाना ठीक से मिल पाएगा। शरीर को थोड़ी ताकत मिलेगी। एक बार बच्चे का जन्म हो जाने दो, फिर मैं खुद ले जाऊंगा। चिंता मत करो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, राखी रो रही है, उसे खिलौने चाहिए खेलने के लिए। हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए मैं उसे खरीद के नहीं दे पा रही हूँ। अनामिका, हमें अपनी तकलीफें बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। खिलौने खरीद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हम खिलौने अपने हाथों से बना के तो दे सकते हैं ना उन्हें। अपने हाथों से 2-3 खिलौने बना के उसे दे दो। उन खिलौनों को देखकर वो बहुत खुश होगी। फिर अगले महीने मैं उसे जरूर नए खिलौने खरीद के दूंगा। सासू माँ मुझे रोज डांटती रहती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो अनामिका, मेरे लिए तुम, मेरा काम, यही मेरी दुनिया है। पर वो घर पे रहती है, सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक। अब चूंकि वो घर पे रहती है, इसीलिए यही उनकी दुनिया है। और यहाँ पे तुम अकेली पड़ गई हो। तुम एक बार सोच के देखो। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो उन्हें। अगर कुछ कह भी देती है तो चुपचाप उनकी बातें सुन लो ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी डांट सुनेंगे ना तो आपको ही गुस्सा आएगा। फिर वो सब सुन के आप चुपचाप बैठे रह सकते हैं क्या? ओहो, अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो मुझ पे गुस्सा उतारो ना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इतनी दुखी होगी तो कैसे चलेगा बताओ? चलो, बहुत लेट हो चुकी है, चलो हम सोने चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रमेश हड़बड़ी में काम के लिए निकल जाता है। उधर अनामिका पे उसकी सासू माँ हमेशा की तरह चिल्लाए जा रही थी। अरे सड़ा मुँह, तुम मेरे बेटे के दिल में जहर घोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है रात में तुमने क्या कहा मैंने कुछ सुना नहीं? तुम यही चाहती हो ना कि मेरा बेटा मेरे से दूर चला जाए? हाँ? अरे सासू माँ, अब डांटना बंद कीजिए। अगर इस तरह चिल्लाती रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब पति पत्नी बातें कर रहे होते तो चोरी छुपे सुनना अच्छा है क्या? ये सब सुन के आपको क्या मिलेगा? अब तुम मुझे उपदेश दोगी और तुम्हें क्या लगता है मैं बैठे बैठे वो उपदेश ले लूंगी? हाँ? जब शारदा इस तरह चिल्ला ही रही थी, अनामिका उनकी बातों का परवाह नहीं करती। राखी का हाथ पकड़ के वो घर से बाहर आ जाती है और सासू माँ को तेवर दिखाती है। फिर अनामिका बच्ची के साथ खेलने लगती है। तब तक रमेश के राइस मिल के मालिक रविंद्र वहाँ आते हैं। वो बड़े गुस्से में थे। अनामिका रविंद्र को देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। आप ऐसे क्यों आए हैं यहाँ? मेरे पति तो सुबह काम के लिए गए हैं। मुझे पता है, पर तुम्हारे पति ने जो किया है उसके लिए मेरा सर झुक गया है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। उसका पक्ष लेके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे पता चला तुम्हारे पति 50 बोरा चावल बेच दिया है। पैसे मांगने गया तो पैसे नहीं दे रहा है। पुलिस उसे पकड़ के ले गई है। अगर वो बोरे तुम्हारे घर में है तो बता दो, नहीं तो तुम्हारे पति को अच्छा सबक मिलेगा। ऐसा कह के रविंद्र उसके घर में घुस के देखने लगते हैं, पर उन्हें कहीं भी चावल के बोरे नहीं मिलते। अनामिका और शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। अजी, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई होगी जी। चुप रहो, तुम्हारे पति ने ही किया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए मैंने पुलिस से कहा है पैसे ना देने तक उसे छोड़े ना। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी, कृपया आप उन्हें छोड़ दीजिए। तुम्हारे पति ने 5000 के कीमती बोरे चुराए हैं और तुम गर्भवती हो। तुम कैसे पैसे दोगी? बताओ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। नहीं, मैं आपके राइस मिल में आके काम करूंगी।
काम करने के बाद जो पैसे हैं आप ले लीजिएगा, पर मेरे पति को छोड़ दीजिए। आधे उधार चुकता होने के बाद तभी मैं पुलिस से कहूँगा कि तुम्हारे पति को छोड़ दे। तब तक तुम्हें मेरे यहाँ पे काम करके मुझे पैसे चुकाने होंगे। कल से काम पे आ जाना। रविंद्र की कहे मुताबिक अनामिका अपने पति को बचाने के लिए राइस मिल चली जाती है। एक तरफ उसकी बेटी राखी उसके साथ, दूसरे तरफ उसके पेट के अंदर का बच्चा। उसमें अनामिका चावल के बोरों को ठेले में डाल के खींच के ले जाती है। पूर्ण गर्भवती की हालत। अनामिका को इस तरह काम करते देख रविंद्र को थोड़ी भी दया नहीं आती। पैसे वसूल करने के लिए रविंद्र बहुत परेशान भी करता है। राइस मिल में 2 हफ्ते तक काम करने के बाद अनामिका बहुत कमजोर हो जाती है। उस रात बहू की ऐसी हालत देखकर शारदा को बहुत बुरा लगता है। बेटा अनामिका, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर आज हाथ जोड़ के तुम्हें प्रणाम करने को दिल कह रहा है। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं बहुत भाग्यवान हूँ। अपने पति के लिए तुम क्या कुछ नहीं कर रही हो, कोई पत्नी नहीं करती। सासू माँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो ऐसी गलती कर सकते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले उन्हें घर लौट आने दीजिए, फिर हम पूछ सकते हैं आखिर में हुआ क्या था। अगले दिन अनामिका काम करके रविंद्र का आधा पैसा चुका देती है। रमेश फिर पुलिस स्टेशन से घर लौट आता है। रविंद्र तब अपनी माँ और पत्नी से कहता है कि रविंद्र जानबूझ के उसे चोरी के सिलसिले में फंसाया है। फिर देर न करते हुए अनामिका अपने पति रमेश को सीधा जिला कलेक्टर के पास ले जाती है। सारी बातें वहाँ बताती है। फिर कलेक्टर साहब एक आदमी को भेजते हैं रविंद्र के राइस मिल की जांच के लिए। उस राइस मिल में सरकारी चावल बहुत बड़ी मात्रा में पाई गई। रविंद्र को पकड़ने में मदद करने पे रमेश को सरकार ने तोहफा देने की घोषणा की। बेटा, तुमने कर दिखाया। जो लोग तुम्हें चोर कह रहे थे, उन्हीं के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। ये सब कुछ अनामिका के लिए हो पाया माँ। अनामिका को पत्नी के तौर पे पाके मैं बहुत गर्वित हूँ। हाँ बेटा, मेरी बहू सोने की है। सासू माँ, इस तोहफे से हम अपना खुद का एक व्यापार शुरू कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसकी बातें सुन के सभी लोग मुस्कुराने लगे। उसके बाद से अनामिका अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। श्रीपुर नाम के गांव में सुभद्रा, उसके पति रघुवीर, बेटा श्रीकांत और बहू सारिका रहती थी। नाम के ही वो सास बहू थे, पर वो बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहा करते थे। देखने में सारिका बहुत ही दुबली और लंबी थी। वो इतनी ही दुबली थी कि अगर तेज हवा चले तो हवा में उड़ भी सकती थी। इन दिनों महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं। कहीं भी देखो कोई ना कोई भयानक स्थिति हो ही जाती है, अपराध घट ही जाता है। वैसे तो मैं उस उम्र में कुछ सीख नहीं सकती, पर बहू को जरूर सिखाऊंगी। इस तरह सोच के सुभद्रा, बहू, अरे पतली दुबली बहू। इस तरह सोफे में बैठ के शारदा, उसकी बहू जो कि किचन में कुछ पका रही थी, उसके बारे में सोचती है। लेकिन बहू सारिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी सासू माँ उसे इस तरह से बुलाए। इसीलिए वो गुस्से से चम्मच फेंक के आके कहने लगती है, सासू माँ, आपने बुलाया? नहीं, मैंने चिल्लाया क्योंकि मैंने काट लिया था। अभी तो शाम है, चोर आने का तो अभी तक समय नहीं हुआ है। फिर आपने इस तरह किसको काट लिया? कितने जोरों से चिल्ला रही थी? तुम्हें बुलाऊंगी तो सुनाई नहीं देगा, इसीलिए पेट से हवा निकाल के इतने जोर से चिल्लाई। बहरी हो तुम? कान में इमली के बीजे भर के रखती हो क्या? हाँ, इमली के बीज नहीं, सीताफल के बीज। अब बताइए किस लिए आपने चिल्लाया? अगर तुम इस तरह कमजोर और पतली रही तो बाद में मुसीबत होगा। इसीलिए जल्दी उठा करो, घर का काम ना भी करो तो चलेगा। फिर क्या करूँगी? आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ के लाऊंगी। गर्दन काटो मेरा गर्दन काटो। अरे सासू माँ, हमारे पास तो उतनी बड़ी तलवार नहीं, अब क्या करें? एक काम करो, सारे नारियल के खोली लेकर आओ और अपने हाथ में रखो। फिर अपने दोनों हाथों से लूडो खेलो। अकेले में ऐसे कैसे करूँ सासू माँ? मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। जो कह रही हूँ वो सुनो, बिना मतलब की बातें मत करो। तुम्हें कल से सुबह सुबह उठ के मार्शल क्लास में जाना होगा, जो हमारे गांव के ही बगल में है, और खुद को सुरक्षा करना सीखना होगा। आजकल समय ठीक नहीं है, अच्छा खाना खाना होगा और स्वस्थ रहना होगा तुम्हें। सासू माँ, मार्शल आर्ट्स में तो आपको 4 दफे ब्लैक बेल्ट मिला हुआ है, फिर आप इतने हजार रुपए क्यों खर्च करना चाहते हैं? अगर आप मुझे सिखाए तो हमारे पैसे भी बचेंगे ना? हाँ बेटा, वो तो मैं भूल ही गई थी। घर पे बैठे बैठे निकम्मी हो गई हूँ। कल से सुबह उठ जाना और मेरे साथ पीछे बगान में चलना। जाओ, अभी जाके आराम करो।
अगले दिन सुबह सुबह सासू माँ सुभद्रा अपनी बहू सारिका को मार्शल आर्ट सिखाने लगती है। ये सब देखा पर फिर भी पति उन्हें नजरअंदाज कर दी। सारिका अपनी सासू माँ से बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट्स सीखती है। सासू माँ सुभद्रा दिल लगा के सारिका को सिखाती है और बहू दिमाग से सीखती है। कुछ दिनों के बाद सुभद्रा की दोस्त मंजू उससे मिलने आती है उसके घर। क्या मंजू, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा। हाँ, बहुत दिन हो गए, मैं फॉरेन गई थी ना, इसीलिए हम मिल नहीं पाए। ये लड़की तुम्हारी बहू है क्या? नहीं नहीं, मेरी बेटी है। अरे क्या कह रही हो, तुम्हारा तो एकमात्र बेटा श्रीकांत था, फिर ये लड़की किसी को गोद लिया क्या? नहीं नहीं, मेरी बहू ही है, पर हम वैसे रहते नहीं। आजकल तो माँ बेटियाँ भी हमें देखकर जलती है। अच्छा रिश्ता है, इसीलिए वो मेरी बेटी के तरह ही है। ऐसा क्या? ये सुन के तो मैं बड़ा ही उत्साहित हुई। इस दुनिया में तुम लोगों की जैसी जोड़ी कहीं नहीं मिलने वाली। आजकल तो सास बहू छोटा छोटी करके मारपीट करते हैं, पर तुम दोनों ऐसे खुशी खुशी अच्छे से रह रहे हो, ये देख के अच्छा लगा। बस करो, आजकल मैं उसे मार्शल आर्ट सिखा रही हूँ। अच्छे से वो सीख रही है, बहुत ही कम दिनों में सीख ली। ऐसा क्या? मैं यहाँ पे कोच के तौर पे आई हूँ। 1 महीने में यहाँ पे मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होने वाला है। तुम भी अपनी बहू से कहो ना पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर वो जीतती है तो स्टेट लेवल कंपटीशन में भाग ले सकती है। वो तो पता है, पर देखना होगा कि बहू क्या कहती है। एक बार पूछना होगा। क्या कह रही हो? अगर तुम पूछोगी तो हो सकता है कहे शादीशुदा हूँ, नहीं करना, पर तुम कहोगी तो वो जरूर मानेगी। सुभद्रा अपनी दोस्त की बातों को सुनती है। उसे पता होता है कि सारिका की जिंदगी अच्छी होगी। ये सब सोचकर वो सारिका को इन सब के लिए मंजूर करवा लेती है। तब से सुभद्रा सारिका से ज्यादा प्रैक्टिस करवाती है और खुद खड़े रहकर सारिका को ट्रेनिंग देती है। सारिका भी बहुत अच्छे से सीख लेती है। बिल्कुल 29 दिनों के बाद मंजू सुभद्रा को फोन करती है। घंटी बजते ही सुभद्रा फोन उठाती है। हेलो। हेलो मंजू, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। कल मार्शल आर्ट कंपटीशन है, तो तुम लोगों को यहाँ आना होगा, ठीक है? सुभद्रा सारिका को सिखाती है कि कंपटीशन के दौरान कैसे ध्यान लगाया जाता है। ये भी सिखाती है कि कैसे विजयी होते हैं और फिर सोने चली जाती है। तब तक फिर से सुभद्रा का फोन बज उठता है। आपके पति और बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी आप लोग आइए। हॉस्पिटल से किसी आदमी ने फोन करके बताया। ये सुनने के बाद सुभद्रा अपनी बहू को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल में सुभद्रा के पति रघुवीर और बेटे श्रीकांत की जांच कराई जाती है। फिर कुछ डॉक्टर आके कहते हैं कि अगले 1 हफ्ते तक उनकी परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बहुत पैसे खर्च होंगे। अगले दिन सुबह सुबह जहाँ पे मार्शल आर्ट्स कंपटीशन हो रहा था, उस जगह पे प्रतियोगिता के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ वो एक झटके में ही एक बड़े से टावर को तोड़ देती है। उसके बाद सुनीता के साथ उसका कंपटीशन होता है, जिसमें सारिका विजयी घोषित होती है। बहू को देखकर सुभद्रा को बहुत गर्व महसूस होता है। वो सारिका को सोने का मेडल और बड़ा सा कप देते हैं। कंपटीशन में जीते पैसों से सारिका अपने ससुर जी और पति की जान बचाती है। तब से सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, आस पड़ोस के गांव में भी सासू माँ सुभद्रा और बहू सारिका को एक मिसाल के तौर पे देखा जाने लगता है। इस तरह कड़ी मेहनत से सासू माँ सुभद्रा बहू सारिका को मार्शल आर्ट सिखाती है, जिसके लिए सारिका तहे दिल से आभारी रहती है।